तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का एडुपोस्ट यूसीवी एजुकेशनल चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में अंक गणित से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न जिन टॉपिक्स पर आधारित होते हैं उसकी चर्चा हमने डिस्क्रिप्शन में कर दी है। आप लोग जरूर जाके देखें कि कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं कवर्ड इस एग्जाम के लिए। आप लोगों को पता होगा कि इस चैनल पर मानसिक योग्यता परीक्षण और अंक गणित से संबंधित बहुत सारे एपिसोड्स पहले से अपलोडेड हैं। आप में से बहुत ने उन सारे एपिसोड्स को देखा भी होगा और जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। और ये रहा हमारा वैल्यू ऑफ 0.9 डिवाइडेड बाय 0.3 इंटू 0.3 इज, and these are our answer options 0.01, 0.1, 1 and 10। प्रश्न कह रहा है कि 0.9 भाग 0.3 गुने 0.3 का निम्नलिखित में से कौन सा मान होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हमें ये जानना होगा कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस में हम सबसे पहले किसकी क्रिया करते हैं, ब्रैकेट में। जो ब्रैकेट में ऑपरेशन है हम सबसे पहले उसको करते हैं। अब ब्रैकेट में यहाँ ऑपरेशन क्या है, 0.3 इंटू 0.3। तो सबसे पहले हम 0.3 को फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, पॉइंट को हम ले लेते हैं 1 और उसके आगे जितने डिजिट्स होते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, उतने शून्य 1 के आगे डाल लेते हैं। अब यहाँ पर दशमलव के बाद एक डिजिट है, इसीलिए हम एक के बाद एक शून्य हमने डाला। तो इसकी वैल्यू क्या हुई, फ्रैक्शनल वैल्यू इसकी क्या हुई, इसका भिन्नात्मक मूल्य क्या होगा, 0.3 का 3/10। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, 3/10। तो इसीलिए हमने क्या लिया, 0.3 गुने 0.3 के बदले हमने क्या लिखा, 3/10 गुने 3/10। इसी तरह से 0.9 के बदले हमने क्या लिखा, 9/10। तो अब हमारा ये व्यंजक क्या हो गया, 9/10 भाग 3/10 गुने 3/10। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9/100, यानी कि 9/10 भाग 9/100। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 9/10 और भाग के बदले हमने क्या लिया, यहाँ पर गुना लिखा और जैसे ही गुना लिखेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। तो वही हमने क्या किया, 9/10 गुने 100/9। अब 9 और 9 कैंसिल हो गया और 10 10 जा 100, ठीक है, यानी कि 100 क्या होगा, 10 से विभाजित हो जाएगा और हमें क्या प्राप्त होगा, 10, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा, 10। और ये हमारे उत्तर विकल्प में कहां पर है, यहां पर है, इसीलिए हमारा सही उत्तर कौन सा होगा, डी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इफ द नंबर b is 10% less than another number c and c is 5% more than 150, then b is equal to, and these are our answer options 157.85, 153.85, 151.75 एंड 141.75। प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या b एक दूसरी संख्या c से 10% लेस है, कम है, और यदि c 150 से 5% अधिक हो तो बताओ b का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। एक बार फिर से सुन ले प्रश्न। एक संख्या b है जिसका मान दूसरी संख्या c से 10% कम है। यदि c का मान 150 से 5% अधिक हो तो बताओ b का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो चलिए सबसे पहले हम b के वैल्यू को फाइंड करते हैं। b इज इक्वल टू c माइनस c इंटू 10/100। क्यों लिखा हमने, इसलिए कि b का मान क्या है, 10% लेस देन c। ठीक है, तो हमने लिख दिया c माइनस c इंटू 10/100। अब 10 10 जा 100, इसको हम ऐसे भी अब लिख सकते हैं c माइनस c बाई 10। अब 10 को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन c से करेंगे तो 10c और माइनस c, 10c माइनस c अपॉन 10 इज इक्वल टू 9c अपॉन 10, यानी कि b का मान क्या होगा, 9c अपॉन 10। अब चलिए हम c का वैल्यू निकालते हैं और c के बारे में कहा जाता है कि इट इज
5% मोर देन 150, यानी कि C इज इक्वल टू 150 प्लस 150 इंटू 5/100, 150 जोड़ 150 गुने 5/100। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 150 जोड़ 15/2, 150 प्लस 15/2। फिर अब देखो 152 जा कितना हो गया 300, एंड 300 में 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 315/2। तो हमने लिख दिया C इज इक्वल टू 315/2, 315/2। अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 157.5, यानी 157.5, यानी कि C का मान हमें क्या प्राप्त हुआ 157.5। अब इस C के मान को हम B के मान में रख देते हैं, और B का वैल्यू क्या है 9C/10, तो हमने लिख दिया 9C/10, और C की जगह वो हम लिख देते हैं 157.5, तो क्या हो गया 9 इंटू 157.5/10। अब 157.5 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1417.5, और बट्टे में क्या रहेगा 10, तो हमने लिख दिया 1417.5/10। अब क्या करेंगे, डेसिमल को एक अंक पीछे कर लेंगे, यानी कि अभी 5 के पीछे है तो अब हम 7 के पीछे रख देंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 141.75, यानी कि बी का वैल्यू क्या होगा 141.75, और वो हमारे उत्तर विकल्प में कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसलिए हमारा सही उत्तर क्या होगा 141.75। ठीक है दोस्तों, The sum of HCF and LCM of 45, 60 and 75 is, and these are our answer options 330, 960, 915 and 630। प्रश्न कह रहा है कि 45, 60 और 75 के HCF और LCM का, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग क्या होगा। ठीक है, और ये हमारे उत्तर विकल्प दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन तीनों ही संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। देखो ऐसे हमने किया 45, 60, 75 लिख लिया और 3 से इसको डिवाइड किया 3 से, तो यहाँ आएगा 15, यहाँ आएगा 20 और यहाँ आएगा 25। अब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा 5। अब इन तीनों ही संख्याओं में देखो कोई भी कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो इस आधार पर हम सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। अब इसको ये क्या होगा 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, और जब इसको कैलकुलेट आप करोगे तो कितना आएगा 9 इंटू 55 इंटू 4 यानी कि 900, यानी कि 45, 60 और 75 का एलसीएम कितना होगा 900, कितना होगा 900। अब HCF निकालेंगे कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, ये 3 और 5 का हम मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे तो 3 गुने 5 बराबर हो जाएगा क्या 15। अब हमसे पूछा गया कि HCF और LCM का योग निकालो, इसका सम कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, LCM जो हमारा निकला और HCF जो हमारा निकला है इन दोनों को ही जोड़ देंगे, तो 900 प्लस 15 इज इक्वल टू 915 यानी कि 915 होगा, और ये हमारे उत्तर विकल्प में कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हमारा सही उत्तर इसमें क्या होगा सी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। What will be the difference between the greatest 6 digit number and the greatest 5 digit number, and these are our answer options 1 lakh, 1 lakh 1, 99,919 and 9 lakh। प्रश्न कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच अंतर क्या होगा। क्या कह रहा है प्रश्न, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच अंतर क्या होगा। अब जब आप कोई संख्या बड़ी बनाते हो तो उसमें जो डिजिट्स यूज होते हैं, जिन डिजिट्स का हम प्रयोग करते हैं वो क्या होता है 0 से लेकर 9 तक का। ठीक है, यही तो वो अंक है जिससे हम संख्याएं बनाते हैं। अब हमें क्या बनाना है, सबसे बड़ी संख्या। तो आप जानते हो कि इसमें सबसे बड़ा अंक जो होगा उससे ही सबसे बड़ी संख्या बनेगी। ठीक है, अब कह रहा है 6 डिजिट का बनाओ, तो हम सबसे बड़े अंक को 6 बार लिख लेंगे। तो हमने लिख लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6।
अब 6 बार हमने लिख लिया तो कितना हो गया ये 9,99,919। अब 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो हमने 5 बार 9 लिख लिया तो वो क्या होगा 99,999। अब हमें कह रहा है कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, इनके बीच का अंतर क्या है, तो हम क्या करेंगे 9,99,999 में से 99,999 घटाएंगे और जब आप घटाओगे तो आपका उत्तर क्या आएगा 9 लाख। और ये हमारे विकल्प में कहाँ पर है, यहाँ पर, इसीलिए हमारा सही उत्तर क्या है डी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमित बॉट अ टेबल for ₹1,200 and spent ₹200 on its repair. He sold it for ₹1,680. His profit or loss percent is, and these are our answer options. प्रश्न कह रहा है कि अमित ने 1200 रुपये में एक टेबल खरीदा और उसकी मरम्मत पर उसने कितने खर्च किए, 200 रुपये खर्च किए और उसके बाद 1680 रुपये में उसको उसने बेच दिया। उस टेबल को क्या किया 1680 रुपये में बेच दिया। तो बताओ उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या, और ये हमारे उत्तर विकल्प दिए गए हैं 12% लाभ, 16.2/3% लाभ, 20% हानि या 20% लाभ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस टेबल का टोटल कॉस्ट निकालते हैं। इस टेबल का इसकी कुल कीमत अमित को क्या पड़ी, तो 1200 रुपये की तो उसने खरीदी थी और 200 रुपये उसने मरम्मत पर खर्च किए, तो इसका कुल कॉस्ट क्या हुआ, टोटल कॉस्ट क्या हुआ, कुल मूल्य क्या हुआ 1400 रुपया। और सेलिंग प्राइस क्या है 1680, यानी बेचा कितने में 1680 में। तो अब देखो 1400 रुपये में खरीदा, यानी कि मरम्मत के साथ उसकी कुल कीमत क्या हुई 1400 रुपये और बेचा कितने में 1680 में। तो ओबियस है सेलिंग प्राइस अगर बड़ा है तो क्या होगा प्रॉफिट। ठीक है, और अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से छोटा होता तो क्या होता लॉस। लेकिन यहाँ क्या केस है, यहाँ क्या है सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है प्रॉफिट। तो हमने लिखा प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है 1680, कॉस्ट प्राइस है 1400, यानी कि उसे 280 रुपये का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन प्रश्न प्रॉफिट नहीं पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंट क्या है। तो अब प्रॉफिट परसेंट आप कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इंटू 100। प्रॉफिट है 280 रुपया और कॉस्ट है 1400 रुपया और उसको हमने क्या किया 100 से गुना कर दिया। तो 280/1400 और गुने 100, यानी इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 100/5, यानी कि 20%। अर्थात अमित को इस टेबल को 1680 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा 20% का, और वो हमारे उत्तर विकल्प में कहाँ पर है, यहाँ पर डी में, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा डी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, एंड दीज आर आवर आंसर ऑप्शंस। प्रश्न कह रहा है कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर कितना होगा। आप पहले भी एक प्रश्न में अभी हमने बताया आपको कि क्या है, हम जो भी संख्या बनाते हैं बड़ी या छोटी, वो 0 से लेकर 9 तक के बीच के अंकों का प्रयोग करके बनाते हैं। जब हमें सबसे बड़ी यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना होता है तो हम सबसे लार्ज डिजिट को, जो ग्रेटेस्ट डिजिट है, उससे हम उसको बनाते हैं। और ग्रेटेस्ट डिजिट्स इनमें से कौन सा है 9। अब हमें अगर ग्रेटेस्ट 7 डिजिट्स का नंबर बनाना है तो हम 9 को 7 बार लिखेंगे, 7 टाइम्स हम 9 को लिखेंगे। तो हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है 4 डिजिट की सबसे छोटी संख्या बनानी है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, हम 0 से तो शुरू कर नहीं सकते, क्योंकि 0 तो काउंटिंग में आएगा नहीं। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे 1 से, और उसके तुरंत बाद हम क्या करेंगे 3, सबसे छोटा अंक क्या है इसमें 0, तो हम 3 0 डाल देंगे। तो ये हमें 4 डिजिट की एक संख्या मिल गई, वो क्या है 1000। ठीक है 1000। अब हमें क्या पूछ रहा था, डिफरेंस बताओ इन दोनों ही नंबर्स में। तो हम क्या करेंगे, इस 7 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या में से
4 डिजिट की सबसे छोटी संख्या को घटाएंगे और जब आप घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 9998999 और ये हमारे उत्तर विकल्प में कहाँ पर है, यहाँ पर है 9998999। तो सही उत्तर क्या होगा इसमें, राइट आंसर क्या है, डी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 140.75 into 0.01 is equal to, and these are our answer options: 140.75, 14,000.75, 1.4075 and 0.14075। अब देखो, जब डेसिमल वाला कोई मल्टीप्लिकेशन आए तो सबसे आसान तरीका क्या होता है कि उसे आप फ्रैक्शन में बदल लो, उसकी सबसे पहले फ्रैक्शन में वैल्यू निकालो। आप देखो 140.75 को हम कैसे और लिख सकते हैं। अब देखो हम क्या करते हैं, डेसिमल को 1 वैल्यू उसका 1 लिख लेते हैं और उसके आगे में कितने डिजिट हैं, 2, 7 और 5 है ना, तो इसके बदले हम 2 जीरो डाल देते हैं और ऊपर से डेसिमल को हटा देते हैं। तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया 14,075 और बट्टे में क्या है 100, यानी कि 14,075 अपॉन 100 इंटू यहाँ पर है तो हमने लिख लिया इंटू। अब क्या है 0.01, अब इसको भी हम फ्रैक्शन में बदलते हैं तो पॉइंट के बदले हमने क्या नीचे में लिखा 1 और उसके आगे कितने डिजिट्स हैं 2, 0 और 1, तो हमने 2 जीरो डाल दिए तो इसकी वैल्यू क्या हो गई फ्रैक्शन में 1/100, 1 अपॉन 100। अब हमारे पास क्या है 14,075 अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 100। अब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू तो इतना ही रहेगा, तो ये क्या होगा 14,075, ठीक है। और नीचे में क्या आ जाएगा, अब 100 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10,000। अब इसमें देखो कितने जीरो है, 1 2 3 4। अब इसमें क्या करो, 4 डिजिट के पीछे जाके डेसिमल डाल दो, तो 5 हो गया 1, 7 हो गया 2, 0 हो गया 3 और 4 क्या हो गया चौथा डिजिट। तो 4 के पीछे 1 से 1 के आगे हम क्या करेंगे डेसिमल डाल देंगे, तो अब हमारा वैल्यू क्या हो गया 1.4075 और ये हमारे उत्तर विकल्प में कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसीलिए सही उत्तर हमारा क्या होगा सी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। If 15 minus 15 divided by 15 into 6 is equal to x, then the value of x is। प्रश्न कह रहा है कि यदि 15 घटा 15 भाग 15 गुनी 6 बराबर x हो तो x का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। और ये हमारे आंसर ऑप्शंस हैं 6, 0, 9, 84, 6, 0, 9 और 84। ठीक है, चलो अब इसकी हम क्रिया करते हैं। आप जानते हो कि हम सबसे पहले किसकी क्रिया करेंगे, इसमें देखो सबसे पहले हम करेंगे भाग की, उसके बाद गुना की और उसके बाद घटा की। ठीक है, तो हमने क्या किया, लिख लिया क्वेश्चन को ऐसे ही 15 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 6 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, यानी कि 15 घटे 15 भाग 15 गुने 6 बराबर एक्स। अब भाग की क्रिया अगर हम सबसे पहले करेंगे तो 15 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 1, यानी 15 भाग 15 बराबर 1 और गुने में 6 है तो लिख दिया गुने 6 और इस सबको हमको किससे घटाना है 15 से, तो लिख दिया 15 घटे 1 गुने 6 बराबर x। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी क्रिया करनी है, घटा नहीं करनी है, यानी कि 15 में से 1 घटा लो 14 और 6 से गुना कर दो तो 84। ये गलत हो जाएगा, हमें क्या करना है सबसे पहले गुना करना है, मल्टीप्लीकेशन अब करना है। तो 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6, यानी कि 15 में से हम क्या करेंगे 6 को घटा लेंगे तो कितना आएगा 9 एंड 9 इज इक्वल टू एक्स, यानी x का मान क्या होगा 9। और ये हमारे उत्तर विकल्प में कहाँ है, यहाँ है, इसीलिए सही उत्तर हमारा क्या होगा एक बार फिर से सी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ वॉल 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर हाई एंड 22.5 सेंटीमीटर थिक इफ ईच ब्रिक मेजर्स 25 सेंटीमीटर इंटू 11.25 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। प्रश्न कह रहा है कि एक दीवार है जो 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 22.5 सेंटीमीटर मोटी है, और यदि एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कितनी हो 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो बताओ इस दीवार को बनाने में कितने ईंटों की जरूरत पड़ेगी। और दीज आर आवर आंसर ऑप्शन 640, 1380,
6400 एंड 7600, यानी कि 640, 1380, 6400 और 7600 ये हमारे उत्तर विकल्प हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस दीवार का वॉल्यूम यानी कि आयतन निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द वॉल, आपको पता होगा हम क्या करते हैं वॉल्यूम निकालते समय, लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई लिखते हैं, यानी कि 6 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 22.5 सेंटीमीटर। अब आप एक चीज गौर करो, ये जो इकाइयां हैं, जो यूनिट्स हैं, वो मीटर और सेंटीमीटर अलग अलग हैं, जबकि होना क्या चाहिए सबको एक, या तो सेंटीमीटर रखो या मीटर रखो। तो चूंकि ईंट के जो मेजरमेंट्स हैं वो सेंटीमीटर में दिए गए हैं, तो इसलिए इस सब को हम क्या करते हैं सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो 6 मीटर में कितने होंगे 6 इंटू 100 सेंटीमीटर, इंटू 8 मीटर में कितने होंगे 8 इंटू 100 सेंटीमीटर लिख दिया हमने। फिर ये तो सेंटीमीटर में पहले से ही है तो हमने ऐसे ही लिख दिया 22.5 सेंटीमीटर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द वॉल इज इक्वल टू 6 इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 8 इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 22.5 सेंटीमीटर। 600 सेंटीमीटर गुने 800 सेंटीमीटर और गुने 22.5 सेंटीमीटर, ये क्या होगा दीवार का आयतन होगा। ठीक है, अब हम इसी तरह से ईंट की आयतन निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स क्या होगा 25 यहाँ पर दिया हुआ है, इसका मेजरमेंट, इसकी लंबाई चौड़ाई और थिकनेस इसकी यानी मोटाई दी गई है। तो ये है 25 सेंटीमीटर गुने 11.25 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ब्रिक्स की संख्या क्या होगी, तो दीवार का कुल आयतन बट्टे एक ईंट का आयतन, यानी कि अगर हम दीवार के कुल आयतन में एक ईंट की आयतन से भाग दे देते हैं तो जो परिणाम आएगा वो हमें ईंटों की संख्या बता देगा। ठीक है, तो दीवार का कुल आयतन क्या है 6 इंटू 100 इंटू 8 इंटू 100 इंटू 22.5 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 11.25 इंटू 6। अब इसकी पूरी क्रिया करोगे तो आएगा 100 इंटू 8 इंटू 4 इंटू 2। अब देखो 2 4 जा 8, 8 8 जा 64 और 64 इंटू 100 इज इक्वल टू 6400, यानी कि 100 गुने 8 बराबर 800 गुने 4 बराबर 3200 और गुने 2 बराबर 6400, यानी कि इस दीवार को बनाने में कितनी ईंट लगेंगे 6400। और ये हमारे उत्तर विकल्प में कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसीलिए हमारा उत्तर क्या होगा सी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इन हाउ मेनी ईयर्स डज द सम ऑफ रुपीज 1200 बिकम रुपीज 1800 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम एंड दीज आर आवर आंसर ऑप्शंस 10, 15, 20 एंड 25। हम जानते हैं इंटरेस्ट बराबर क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि ब्याज बराबर क्या होता है मिश्रधन घटे मूलधन, और ब्याज का दूसरा जो इंटरेस्ट का सेकेंड फॉर्मूला है वो क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P मीन्स प्रिंसिपल, R मीन्स रेट, T मीन्स टाइम। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या होंगे बराबर होंगे, A माइनस पी इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। और A कितना है यानी अमाउंट कितना है, जो पैसा उसे क्या होता है मिलता है, यानी कि जो पैसा लगाने के बाद कुछ साल रखने के बाद जो वापिस होता है वो क्या होता है अमाउंट, और जो पैसा लगाता है वो क्या होता है प्रिंसिपल। तो यहाँ पर अमाउंट क्या है 1800 और प्रिंसिपल क्या है 1200, तो हमने लिख दिया A माइनस पी का मतलब क्या हुआ 1800 घटे 1200, 1800 माइनस 1200 एंड दैट विल बी इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। P क्या है 1200, रेट क्या है इंटरेस्ट का 5%, तो हमने लिख दिया इंटू 5 और T हमें पता ही करना है अपॉन 100। ठीक है, यानी कि 1800 माइनस 1200 इज इक्वल टू 1200 इंटू 5 इंटू टी अपॉन 100। 1800 घटे 1200 बराबर 1200 गुने 5 गुने टी बट्टे 100। तो टी बराबर क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। अब ये दोनों घटाओगे तो 600 आया 6 और इसको गुना कर लोगे तो 6000 आएगा गुने टी और बट्टे 100, यानी कि 600 बराबर 6000 गुने टी बट्टे 100। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तो t बराबर क्या होगा 100 गुने 600 और बट्टे 6000, तो 600 गुने 100 बट्टे 6000 आ गया। इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा कितना 10, इसीलिए कितना समय लगेगा 10 साल 10 ईयर्स, और वो हमारे उत्तर विकल्प में कहाँ पर है यहाँ पर है, इसलिए सही उत्तर क्या होगा E। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1/4 of birds of a flock are at a river bank and 1/5 of that flock are in their nest.
Remaining 22 birds are wandering in search of food. What is the number of birds which are in their nest? And these are our answer options 40, 18, 10 and 8. मान लो कि बर्ड्स की जो संख्या है वो क्या है x, सारे मैंने कुल पक्षियों की संख्या कितनी है। प्रश्न पहले क्या कह रहा है कि पक्षियों के एक झुंड में 1/4 पक्षी कहां पर हैं, नदी के किनारे हैं, और 5वां हिस्सा यानी कि 1/5 भाग कुल पक्षियों का 1/5 भाग अपने घोंसले में है, और शेष 22 पक्षी कहां पर हैं, भोजन की खोज में है। तो बताओ घोंसले में कितने पक्षी हैं, और ये हमारे उत्तर विकल्प हैं। तो चलो मान लेते हैं कि कुल पक्षियों की संख्या क्या है x, लेट टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स इज इक्वल टू x। तो प्रश्न के हिसाब से क्या है, 1/4 ऑफ बर्ड्स आर एट द रिवर बैंक, तो x/4 हो गया, एंड 1/5 आर इन द नेस्ट, तो x/5 हो गया। ठीक है, 1/4 मतलब x का चौथा हिस्सा x/4, और 1/5 मतलब x का 5वां हिस्सा यानी कि x/5, और रिमेनिंग 22 का है इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की खोज में है, तो हमने वो 22 कर दिया रिमेनिंग, यानी कि अब ये क्या हो गया टोटल बर्ड। ठीक है, कितना हो गया x/4 जोड़ x/5, और जो रिमेनिंग बच रहे थे उनको भी जोड़ लो, यानी 22 इज इक्वल टू x। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम जब आप लोगे तो क्या आएगा 4 और 5 का 20। अब ये क्या हो जाएगा 5x, ये क्या हो जाएगा 4x, और अपॉन क्या हो जाएगा 20, तो 5x प्लस 4x अपॉन 20 प्लस 22 इज इक्वल टू x। यानी कि ये क्या हो गया, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 20x माइनस 9x अपॉन 20, ऐसा मैंने क्यों लिखा, और इज इक्वल टू 22 ऐसा मैंने क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा कि ये कितना है 5x और 4x को जोड़ोगे तो कितना आएगा 9x अपॉन 20 हो गया, और अगर हम इसको x में से डिडक्ट करेंगे तो इधर क्या बच जाएगा 22, x में से घटाएंगे इस तरफ लाएंगे 9x/20 को, तो क्या होगा x माइनस 9x अपॉन 20। अब 20 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 20x और माइनस 9x अपॉन 20 इज इक्वल टू क्या आएगा 22, यानी कि 11x बराबर क्या हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो 20 गुने 22। ठीक है, 11x बराबर 20 गुने 22, तो x बराबर क्या होगा 20 गुने 22 बट्टे 11, और 11 ये 22 को 2 से काट देगा, और 20 गुने 2 बराबर 40। ठीक है, तो बर्ड्स कितने हुए नेक्स्ट, ये तो टोटल बर्ड्स हुए कि टोटल बर्ड्स हमने x लिया था और x का वैल्यू आया 40, तो ये तो टोटल बर्ड्स हुए। प्रश्न में हमें टोटल बर्ड्स नहीं पूछ रहा है, बच्चे यहाँ कंफ्यूजन करते कि अरे x का वैल्यू निकल गया, हमारा आंसर निकल गया, और वो क्या करेगा ए में टिक लगा देगा, और यहीं पर वो गलती कर बैठेगा। करना क्या है उसे, ये ध्यान रखना है कि वो टोटल बर्ड्स की संख्या नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि नेस्ट में कितने हैं, और नेस्ट में कितने बर्ड्स हैं, टोटल बर्ड का 1/5। अब टोटल बर्ड है 40, तो उसका 1/5 क्या होगा, यानी x/5 यानी 40/5 यानी 8, यानी कि हमारा सही उत्तर कहां पर है, यहां पर है, और इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा डी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3/8 डिवाइडेड बाई 5/3 माइनस 1/6 प्लस 5/8 इज इक्वल टू, एंड दीज आर आवर आंसर ऑप्शंस 3/8, 7/8, 2 5/8 एंड 1/8। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि 3/8 भागा 5/3 घटे 1/6 जोड़ 5/8 किसके बराबर है, और ये हमारे उत्तर विकल्प दिए गए 3/8, 7/8, 2.5/8 और 1/8। अब आपको पहले पता है, अभी हमने कई सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस किए हैं, तो उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद हम क्या करेंगे डिवीजन को, और डिवीजन के बाद प्लस को। ठीक है, यही हमारा ऑपरेशन का क्या होगा स्टेप होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 ही आएगा, 3 और 6 का लघुत्तम निकालेंगे तो 6 आएगा, तो 3 2 जा 6 एंड 5 2 जा 10, तो हमने लिख दिया 10, और 6 को डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, तो 10 माइनस 1/6, यानी कि ये हो जाएगा 9/6। तो बाकी को हम ऐसे ही लिख देंगे, चूंकि हम अभी ब्रैकेट की ही क्रिया कर रहे हैं, तो अगले स्टेप में हमने लिख दिया 3/8 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1/6 प्लस
5/8 यानी कि 3/8 भागा 10 घटे 1/6 यानी कि 9/6 जोड़ 5/8। अब इस भाग को हम क्या गुना में बदल देंगे, 3/8 गुने, तो यहाँ जो 9/6 था अब वो पलट जाएगा, अब वो हो जाएगा 6/9। क्यों, हमने साइन बदला है, गुना किया है। तो हमने लिख दिया 3/8 गुने 6/9 और ये जोड़ 5/8। अब इसमें देखो पहले गुना करोगे या पहले जोड़ करोगे, पहले हम क्या करेंगे गुना करेंगे। अब इसको गुना करोगे तो 3 जा क्या हो जाएगा 9, ठीक है। ये 9 3 से कट जाएगा तो आएगा 3 और 3 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 और 2 को 2 से हम 8 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, यानी कि इसका वैल्यू कितना आएगा 1/4। ऐसे भी देख लो 6 3 जा 18 और 9 8 जा 72 और 18 4 जा 72 यानी कि 1/4 आया। तो 1/4 प्लस 5/9। अब ये हमारे पास वैल्यू है 1/4 जोड़ 5/9। अब इसका एलसीएम ले लो, 4 और 8 का एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा, और ऊपर में 4 2 जा 8 आया, 2 × 1 = 2, और 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। तो 2 + 5/8 और 2 + 5 = 7, 7/8 यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा 7/8। और ये हमारे उत्तर विकल्प में कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसीलिए हमारा सही उत्तर क्या होगा सी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। The value of x which makes the following statement true is 7/11 into 11/5 divided by 3/7 into x is equal to 4/3। प्रश्न कह रहा है कि x का कौन सा मान इस स्टेटमेंट को, इस कथन को पूरा करता है, इसकी पूर्ति करता है। 3.7/11 गुने 11/5 भागा 3/7 गुने x बराबर 4/3। कहने का मतलब आप ये समझो कि हमें x का वैल्यू निकालना है, x का मान ज्ञात करना है, और ये हमारे उत्तर विकल्प है 7/2, 7, 14 और 28। तो चलो हम अब क्रिया करते हैं। आपको याद है पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट वाली क्रिया करेंगे, और ब्रैकेट वाली क्रिया दोनों जगह करने के बाद हम डिवीजन वाली क्रिया ऑपरेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट करते हैं। अब हम क्वेश्चन को वैसे ही हमने लिख लिया 3.7/11 गुने 11/5 भाग 3/7 गुने x बराबर 4/5। अब इसको आप बीच में इसको सरलीकृत करो तो 11 3 जा क्या हुआ 33 और प्लस 7 यानी कि 40/11 हो गया, और ये क्या हो गया 11/5। तो हमने लिख दिया 40/11 इंटू 11/5 डिवाइडेड बाय, यहाँ दे दिया डिवीजन का साइन, 3 इंटू एक्स यानी कि 3x/7 इज इक्वल टू 4/3। अब यहाँ पर क्या होगा, ये देखो ये है 40/11 और ये है 11/5। तो 11 कैंसिल हो जाएगा और 5 8 जा 40। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8, और यहाँ पर क्या आ जाएगा डिवीजन। अब हम साइन बदलेंगे तो क्या होगा मल्टीप्लीकेशन, और 3x/7 क्या हो जाएगा 7/3x, ठीक है 7/3x हो जाएगा। और यहाँ क्या था 8, इसका वैल्यू क्या निकला था 8। तो अब क्या होगा 8 गुने, अब ये जो 3x/7 था वो हो गया गुना के बाद, चूंकि अब हमने डिवीजन का साइन जो है वो चेंज किया तो गुना आया, और गुना के बाद अब ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा। अभी 3x/7 था, अब 7/3x हो जाएगा। तो 8 गुने 7/3x यानी कि 8 × 7/3x इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो तो x बराबर क्या आएगा 8 × 7 × 3, 8 × 7 × 3 और डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा 3 और इंटू ये आ जाएगा 4। तो हमने लिख दिया 3 × 4 यानी कि x का वैल्यू क्या है 8 × 7 × 3/3 × 4, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 2 जा 8 और 2 × 7 इज इक्वल टू 14 यानी कि x का मान क्या होगा 14। और वो हमारे उत्तर विकल्प में कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसीलिए हमारा सही उत्तर क्या है बी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। Which of the following is not equal to 25? And these are our answer options: 50 minus 100 divided by 4, 20 plus 20 divided by 4, 10 plus 5 into 10 divided by 10 minus 5, and 24 plus 2 into 1। अब चलो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मान 25 के बराबर नहीं है, यानी कि इसमें से कोई 3 ऑप्शंस ऐसे हैं
जिसका मान, जिसकी वैल्यू क्या है 25 है, और एक ऑप्शन ऐसा है जिसका वैल्यू 25 नहीं है। तो चलो हम हर इसमें से सभी का हम क्या करते हैं, सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं। तो पहला ये है 50 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 4। अब हम ब्रैकेट की क्रिया पहले करेंगे और ब्रैकेट में क्या है 100 डिवाइडेड बाई 4। तो 100 में 4 से हम भाग देंगे तो क्या आएगा 25, और 50 में से ये माइनस है 25 को हम डिडक्ट करेंगे तो कितना आएगा 25। यानी कि ये तो हमारा आंसर नहीं है, इसलिए कि इसका वैल्यू 25 है, और हमें हमारा आंसर कौन सा होगा जिसका वैल्यू 25 नहीं है। अब चलो बी को देखते हैं। 20 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 4। अब फिर अगर 20 डिवाइडेड बाई 4 लेंगे तो कितना आएगा 5, और 5 को हम 20 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 25, यानी कि बी भी हमारा ऑप्शन नहीं है। अब चलो सी को देखते हैं। 10 प्लस 5 इंटू 2, ठीक है, एंड ये क्या है प्लस 10 माइनस 5। तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 हो गया, और 10 को हम 10 से जोड़ेंगे तो 20, और 10 माइनस 5 उसमें जोड़ेंगे यानी कि 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 25, यानी 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 25। तो सी भी आपका आंसर नहीं है। तो ओबियस है, ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, तो डी को कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, समय बचेगा। आप सीधे आंसर अपना कहाँ मार लो, डी में। लेकिन चलो हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। सिंपल है, 24 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 कितना होगा 2, और 24 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 26, यानी कि डी वो ऑप्शन है जिसका वैल्यू 25 के बराबर नहीं है, इसीलिए हमारा उत्तर क्या होगा डी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 640 एंड दीज आर आवर आंसर ऑप्शंस, यानी कि इसका 640 का अभाज्य गुणनखंड इसमें से कौन सा होगा, ये हमारा प्रश्न है। तो चलो सबसे पहले 640 का हम फैक्टर निकालते हैं। 2 से डिवाइड किया 320, फिर 2 से किया 160, फिर 2 से किया तो कितना आया 80 यानी 80, और फिर 2 से किया तो 40, फिर 2 से किया तो 20, फिर 2 से किया तो 10, और फिर 2 से किया तो 5। तो अब ये सारे फैक्टर्स क्या हो गए 2 इंटू 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 5। अब आप गौर करो, ये सारे क्या है प्राइम नंबर्स हैं। 2 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है, इसलिए ये सारे क्या होंगे प्राइम फैक्टर्स भी होंगे। तो अब ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 2 गुणा में है और 1 बार 5। अब इसमें तो 5 बार 2 है, इसमें 6 बार 2 है, इसमें 5 बार 2 है और 2 बार 5 है। हमें चाहिए 1 बार 5, और ये हमारे ऑप्शन में यहाँ पर है 7 बार 2 से गुना है और 1 बार 5 से गुना, इसलिए हमारा सही उत्तर क्या होगा डी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। Reached our destination at 2:45 p.m. after traveling for 4.5 hours. When did we start? प्रश्न कह रहा है कि हम अपनी गंतव्य स्थान पर 2:45 दोपहर के बाद 2:45 पर 4.5 घंटा तक यात्रा करने के बाद पहुंचे। तो बताओ हमने अपने यात्रा की शुरुआत कब की थी, एंड दीज आर आवर आंसर ऑप्शंस 9 AM, 10 AM, 10:15 AM एंड 8:15 AM। ये हमारे उत्तर विकल्प हैं। 9 बजे सुबह में, 10 बजे सुबह में, 10:15 सुबह में, या 8:15 सुबह में। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4.5 घंटे को हम कैसे लिख सकते हैं 4.5 आवर्स को, ऐसे 430 आवर्स लिख दिया। आपने रेलवे में देखा होगा क्या लिखा रहता है 1830 आवर्स। तो वही फॉर्मेट में हम अब क्या करेंगे 2:45 को चेंज करेंगे। वो कैसे होगा, हम उसमें 12 आवर्स जोड़ देंगे। ये PM है, अब इसमें हम क्या करेंगे 12 आवर्स जोड़ देंगे पीछे वाला, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा 12 और 2 क्या हो गया 14, और ये 45 रहेगा तो 14:45, ये क्या टाइम हो गया 14:45। और हम चले कितने देर तक यात्रा हमने की 4 घंटा 30 मिनट। अब ये 14 घंटा 45 मिनट समय है और उसमें 4 घंटा 30 मिनट हमने यात्रा की है, तो हम क्या करेंगे उसको घटा लेंगे। अब 45 ये मिनट है, इसमें से 30 मिनट गया तो 15 मिनट, और 14 में से 4 गया तो क्या आया 10, यानी कि 10 घंटा 15 मिनट पर हम चले थे। लेकिन ये 10 घंटा 15 मिनट क्या होगा, अब देखो 12 से अगर ये कम है
तो हम इसको क्या कहेंगे, AM, यानी कि अब हम कहेंगे कि सुबह 10:15 पर हमने यात्रा की शुरुआत की थी। मान लो कि यहाँ पर आता शायद 13:15, तो हम क्या कहते, 13 मतलब क्या हो गया, उसमें से हम 12 घटाते और कहते 1:15 पर दोपहर में हमने यात्रा की शुरुआत की थी। लेकिन ये 12 से कम है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, सुबह का समय 10:15। और ये हमारे उत्तर विकल्प में कहाँ पर है, यहाँ सी में है। ये उत्तर विकल्प में हमारा कहाँ पर है, सी में है, इसलिए सही उत्तर हमारा क्या होगा, सी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। A park is 1500 meter long and 750 meters wide. A cyclist has to take 4 rounds of this park. How much time will he take at the speed of 4.5 km per hour? And these are our answer options: 40 hours, 10 hours, 20 hours and 4 hours. तो अब सबसे पहले आप एक चीज बताओ कि जब लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है तो इसका मतलब उस पार्क का शेप क्या है, रेक्टेंगुलर है। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, यानी कि 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो वही किया हमने, सबसे पहले क्या किया, इस रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर यानी परिमिति इसका निकाला हमने, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। लंबाई कितना है 1500 मीटर, चौड़ाई कितना है 750, तो जोड़ दिया हमने 2150 और उसको 2 से हम 2250 और उसको हमने 2 से गुना किया तो क्या आ गया 4500 मीटर। अब इसको हम क्या करते हैं, किलोमीटर में बदल लेते हैं। कैसे बदलेंगे, 1000 से भाग दे दो। जब 1000 से आप भाग दोगे तो क्या आएगा 4.5 किलोमीटर। यानी कि उस पार्क में अगर कोई साइकिलिस्ट 1 राउंड चले तो वो कितनी दूरी तय करेगा, 4.5 किलोमीटर। अब प्रश्न को पढ़ो, क्या कह रहा है प्रश्न, कि एक पार्क है जिसकी लंबाई 1500 मीटर है, चौड़ाई उसकी 750 मीटर है, कोई साइकिलिस्ट उसका 4 चक्कर लगाता है। तो बताओ कि 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यदि वो चक्कर लगाता है तो उसे 4 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, यही तो प्रश्न है। अब हमने क्या हल किया कि एक चक्कर की दूरी कितनी होती है 4.5 किलोमीटर, तो 4 चक्कर में वो कितनी दूरी तय करेगा 4.5 किलोमीटर गुने 4। तो टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे स्पीड यानी कि चाल। तो दूरी कितनी है 4.5 गुने 4 और उसकी स्पीड कितनी है 4.5 किलोमीटर पर आवर, तो हमने भाग दे दिया 4.5 किलोमीटर पर आवर से। अब ये 4.5 कैंसिल हो गया, ऊपर में बच क्या गया 4। यानी कि उस साइकिलिस्ट को, उस साइकिल चालक को इस पार्क का 4 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, 4 घंटा। ठीक है, तो हमारा ये आंसर कहां पर हमें मिलेगा, यहां पर है, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, डी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। फाइंड द अप्रोक्सीमेट रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन होल नंबर्स, यानी कि नीचे जो व्यंजक दिया गया है उसका निकटतम मान पूर्णांक संख्याओं में ज्ञात करो। ठीक है, और वो क्या है 49.6 इंटू 10.2 माइनस 7.1 इंटू 29.7 माइनस 5.1 इंटू 20.1। अब इसमें एक चीज आपको याद रखना है, यदि डेसिमल के बाद 5 या 5 से अधिक कोई डिजिट आए, जैसे कि 6 आ जाए या 5, जैसे लिखा हो 1.5 तो वो 5 है, या 1.6 वो 5 से अधिक है, 1.7 वो भी 5 से अधिक है। तो यदि पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद 5 या 5 से अधिक कोई डिजिट आए तो उसे हम 1 मानेंगे और डेसिमल से पहले जो डिजिट या नंबर दिया हुआ उसमें जोड़ देंगे तो वो उसका अप्रोक्सीमेट होल नंबर वैल्यू होगा। ठीक है, तो अब इसमें देखो क्या है 49.6। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि यदि डेसिमल के बाद 5 से कम कोई डिजिट हो, यानी कि 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, तो उसकी वैल्यू हम नहीं जोड़ते, उसको हम 0 मान लेते हैं। अभी आप इस क्वेश्चन में देख लोगे कैसे। तो देखो ये 49.6 है, तो अब पॉइंट के बाद क्या आ गया 6 जो कि 5 से बड़ा है, तो इस 0.6 को हम 1 मानेंगे और उसको 49 में ऐड कर देंगे, तो इसका अप्रोक्सीमेट होल नंबर वैल्यू क्या हो जाएगा 49 और प्लस 1, यानी कि
ये क्या हो जाएगा 50। अब यहाँ पर इंटू का साइन है तो हमने लिख दिया इंटू। अब 10.2 तो पॉइंट के बाद क्या आ गया 2 जो कि लेस देन 5 है, तो इसलिए इसको हम क्या मानेंगे 0। तो इसका टोटल जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा, इसका निकटतम पूर्ण संख्यात्मक मान होगा वो 10 ही रह जाएगा। तो हमने लिख दिया 10, यानी कि 49.6 इंटू 10.2 का वैल्यू अब क्या होगा, अप्रोक्सीमेट होल नंबर में वैल्यू क्या होगा 49.6 के बदले 50, इंटू के बदले इंटू और 10.2 के बदले 10। अब आ जाओ माइनस, तो हमने लिख दिया माइनस 7.1। यहाँ भी क्या है लेस देन 5 है, 0.1 लेस देन 5 है, तो इसीलिए ये 7 ही रह जाएगा, हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे तो लिख दिया 7। और ये है 29.7, एक बार फिर 5 से अधिक है, ये 7 है, तो हम क्या करेंगे इस 7 को 1 मान लेंगे और उसको हम 29 में ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 30। तो हमने लिख दिया 7 इंटू 30 माइनस 5.1 और 20.1, ये दोनों ही क्या है 5 से कम है, इसलिए इसकी वैल्यू में हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, ये 5 रह जाएगा और ये 20 रह जाएगा, तो हमने लिख दिया 5 इंटू 20। तो अब आपके पास क्या एक्सप्रेशन है 50 इंटू 10 माइनस 7 इंटू 13 और माइनस 5 इंटू 20। तो 50 और 10 को गुना करोगे तो 500, 7 और 30 को गुना करोगे तो 210, 5 और 20 को गुना करोगे तो 100। अब ये देखो दोनों माइनस में है, तो क्या हो जाएगा माइनस 210 और माइनस 100 बराबर माइनस 310, और ये 500 प्लस में है, तो हमने लिख दिया 500 घटे 310। अब इसको घटाओगे तो कितना आएगा 190, और वो हमारे उत्तर विकल्प में यहाँ पर है, इसीलिए हमारा सही उत्तर क्या है डी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। A square and a rectangle have the same perimeter if the side of the square is 16 meter and the length of the rectangle is 18 meter. The breadth of the rectangle is, and these are our answer options, 14 meter, 15 meter, 16 meter and 17 meter. ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल है, यानी एक वर्ग और एक आयत है जिनकी परिमिति बराबर है। यदि वर्ग की एक भुजा की लंबाई 16 मीटर है तथा आयत की लंबाई 18 मीटर है, तो आयत की चौड़ाई क्या होगी, यही हमारा प्रश्न है। एक बार फिर से सुन लो, एक वर्ग और आयत की परिमिति क्या है बराबर है। यदि वर्ग की एक भुजा 16 मीटर है तथा आयत की लंबाई 18 मीटर है, तो आयत की चौड़ाई क्या होगी। अब चलो, पेरीमीटर तो हमने देख लिया दोनों का बराबर है। अब हम अगर वर्ग का पेरीमीटर निकालें तो क्या होगा, पेरीमीटर बराबर क्या होता है 4 गुने भुजा। वर्ग का पेरीमीटर बराबर क्या होता है 4 गुने भुजा, इसलिए कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो 4 गुने 16, और 4 और 16 को गुना करोगे तो 64 मीटर। अब प्रश्न में क्या कहा था कि वर्ग की जो परिमिति है वही आयत की भी परिमिति है, यानी दोनों के पेरीमीटर्स क्या है इक्वल है, यानी कि रेक्टेंगल का फिर पेरीमीटर क्या होगा 64। बट रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ा, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 64 मीटर। 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर 64 मीटर। अब 2 तो हमने लिख लिया 2, और लंबाई कितना है 18 मीटर, तो हमने लिख दिया 18, और चौड़ाई हमें पता करना है तो हमने बी ही रहने दिया। तो 2 गुने 18 जोड़ बी बराबर 64, तो 18 जोड़ बी बराबर क्या होगा 64 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 32, यानी कि 18 जोड़ बी यानी ब्रेड्थ यानी चौड़ाई, तो 18 जोड़ चौड़ाई बराबर 32, तो चौड़ाई बराबर क्या होगा 32 घटे 18 बराबर 14 मीटर, यानी कि उस आयत की चौड़ाई क्या है 14 मीटर। और ये हमारे उत्तर विकल्प में कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसीलिए हमारा सही उत्तर क्या होगा ए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5% of 10% of 175 grams is equal to, and these are our answer options, 8.75 gram, 0.5 gram, 0.875 gram and 17.5 gram। प्रश्न कह रहा है कि 175 के 10% का 5% कितना होगा, यानी 175 ग्राम के 10% का 5% कितना होगा, और ये हमारे उत्तर विकल्प दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम 175 का 10% निकालते हैं। 175 ग्राम का कितना प्रतिशत निकालते हैं 10%, तो 10% ऑफ 175 इज इक्वल टू क्या होगा 175 इंटू 10/100 इज इक्वल टू 17.5, यानी कि 10% ऑफ 175 इज इक्वल टू 17.5,
यानी 175 का 10% कितना होगा 17.5। अब प्रश्न में क्या था कि 175 के 10% का 5%, अब वो हमारा वैल्यू निकला 17.5। अब इसका 5% लेंगे तो 5% ऑफ 17.5 इज इक्वल टू 17.5 इंटू 5/100, यानी कि 17.5 का 5% बराबर क्या होगा 17.5 गुने 5/100। अब 17.5 को यदि आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 87.5, ठीक है, और अपॉन 100। अब यहाँ देखो नीचे में कितने जीरो है 2, तो आप इसमें ये 2 डिजिट्स के पीछे आके यहाँ पर 8 के पीछे आप डेसिमल डाल दो तो क्या हो जाएगा 0.875 ग्राम, और वो हमारे ऑप्शन में कहाँ पर है, यहाँ पर है 0.875 ग्राम, इसीलिए हमारा सही उत्तर क्या होगा सी। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। आशा है आप लोगों ने हमारे साथ कुछ सीखा होगा। ये क्वेश्चंस नवोदय के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से अधिकतर इसी पैटर्न पर क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, इसीलिए आप अच्छे से तैयारी करो। आपको यदि लग रहा हो कि आप यहाँ कुछ सीख रहे हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से फिर अगले क्लास में।